हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपका इतना प्यार एंड सपोर्ट हमें जो मिल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। आपके प्यार एंड सपोर्ट के कारण ही तो हम इतना ज़्यादा एक दिन में इतने ज़्यादा वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं कि सब लोग शौक है कि इतना ज़्यादा वीडियो कैसे अपलोड किया जा रहा है। सब कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई ऐसे टाइम के हिसाब से कैसे इतना वीडियो अपलोड हो सकता है। तो कोई नहीं, अगर आपका प्यार और सपोर्ट और आपकी एनर्जी ड्रिंक आप हमें देते रहे तो ये क्या, उससे ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों सब शौक हो जाएंगे, इतना जीटी वाले इतने ज़्यादा वीडियो कैसे अपलोड कर, क्योंकि जीटी की पूरी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए। आपको पता है जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसका हर क्लास का हर वीडियो तो जा रहा है, हर सब्जेक्ट का वीडियो जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों आपको पता होगा कि हमने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी स्टडी में पीछे क्यों रह जाए। भाई हमें बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आया कि सर हमारे बड़े बच्चों के लिए तो आप कर रहे हो, उन छोटे बच्चों का क्या होगा। तो हमने किया, सही बात है, पेरेंट्स ने सही बोला कि उन बेचारे छोटे बच्चों का क्या होगा, तो उनके लिए भी हम वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों फिर से आपके प्यार एंड सपोर्ट के लिए अगेन थैंक यू सो मच। हमारे पास वर्ड्स कम है कि आप इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हो। ये तो धीरे धीरे पब्लिक को पता चलेगी कि जीटी की जो फैमिली है वो जीटी की टीम को कितना ज़्यादा प्यार दे रही है। धीरे धीरे आगे के बढ़ रहे हैं, टेंशन मत लो, बस ऐसा ही प्यार बनाए रखो दोस्तों। ओके, तो दोस्तों जैसे बहुत ज़्यादा मांग की जा रही थी कि साइंस 2 स्टार्ट है, साइंस 1 कब स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट कर दिए। ओके, आपने हमें बुलाया, हम अलजेब्रा छोड़ साइंस पर आ गए। ओके, क्योंकि अलजेब्रा का जैसे आपको पता है कि 2 ही लेसन बचा हुआ है, मतलब लगभग एक एक्सरसाइज छोड़ दिया जाए तो 2 ही लेसन बचा है। तो हमने बोला अब साइंस स्टार्ट करना चाहिए, साइंस 1 स्टार्ट करना चाहिए। तो टेंशन मत लो यार, थोड़ा भी टेंशन मत लो, हम आ गए हैं, साइंस 1 पे आ गए हैं। कंटिन्यू आपको वीडियो साइंस 1 का मिलने वाला है, कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो चलो आज इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें, क्योंकि कमेंट्स ही हमारे लिए क्या होता है, एनर्जी ड्रिंक होता है दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं दोस्तों। जिसका भी नाम लेना चाहो ऊपर वाले का, जो जिसको भी आप मानते होंगे उनका नाम ले लो, क्योंकि आपका साइंस 1 स्टार्ट होने जा रहा है। और याद है कि स्टडी से बढ़कर कोई बड़ा चीज़ नहीं होता, क्योंकि अगर हम अपनी स्टडी पूरी करते जाएंगे तो लाइफ में हमें सब कुछ मिल सकता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी भगवान हमारे ये बुक है। ओके दोस्तों, तो इनका नाम लो और हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्रेविटेशन। दोस्तों ग्रेविटेशन के स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ, आप टेक्स्ट बुक उठाओगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस लिखा हो सकता है आपको इसका आंसर आता होगा, पर मैंने बोला हमको छोड़ेंगे नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। चलो फटाफट आप कमेंट्स करके बताओ, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। पहला, वो मोशन, अगर रेस्ट में है तो मोशन में हो सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में हो सकता है, या तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या तो उसका शेप और साइज भी चेंज हो सकता है। सही बात है कि नहीं दोस्तों, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, मैंने इतना सारा चीज बता दिया। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है। रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है। अगर कोई भी चीज चल रही है, अगर हमें उसको रोकना है तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं, सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी दोस्तों हमें फोर्स लगता है। ओके, फिर इसके बाद आगे सबसे इंपॉर्टेंट शेप और साइज, उसके साइज को चेंज करने के या शेप को भी चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, फोर्स चाहिए रहता है। अगर आपके अंदर दम है तो आप तो किसी की भी साइज को चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो फोर्स, इसीलिए फोर्स, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं मैंने बता दिया। और दोस्तों पहले बता रहा हूँ, पहले ही ये चीज बता देना चाहता हूँ कि मैंने नोट्स ऑलरेडी आपको देते जा रहा हूँ कंटिन्यू। मेरे नोट्स कंटिन्यू आपको मिलेंगे, जैसा मैं लिखाऊंगा वैसे लिखते जाओ, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दोस्तों मेरे साथ ही एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो पहले मैंने ये लिखा है स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लो कि मैंने अच्छी तरह से लिखा हुआ है दोस्तों। ऑलरेडी प्रॉब्लम ये है कि मैं बड़े बोर्ड पे लिखा हुआ था, बट यहाँ एक इशू ये है कि बोर्ड बहुत छोटा है, मैं बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता इसका तो आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों। ओके, इसीलिए एक छोटे छोटे पार्ट में करके मैं लिखते जाऊंगा तो आगे आपको नोट्स मिलता जाएगा। तो दोस्तों ग्रेविटेशन पहले बता दिया, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो क्या इफेक्ट होगा।
अ फोर्स कैन बिसेट अ बॉडी इन अ मोशन। सही बात है, अगर फोर्स लगाएंगे तो पहले बता दिया बॉडी किस में चली जाएगी, मोशन में। और इसके बाद क्या होगा बताओ, अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो किसमें आ जाएगा, रेस्ट में। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं, दूसरे वाले का एग्जांपल बताता हूं। कार चल रही है, मैंने ब्रेक मार दिया, ब्रेक मैंने मार दिया मतलब मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो गाड़ी मोशन में थी, मोशन से किस में आ गई, रेस्ट में। तो मैंने वहां भी क्या अप्लाई किया, फोर्स लगाया। तो दूसरा, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, अगर मैं उस पर फोर्स लगा दूंगा तो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सही बात है। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। बोलने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई बॉडी, अगर मान लो कोई बॉडी चल रही है, अरे सिंपल सी बात, चलो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, आप दौड़ के जा रहे हो, आप दौड़ के जा रहे हो, दौड़ के जा रहे हो, हवा आ गई, हवा आ गई, अगर आप हल्के हो तो और आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, सही बोलो। अगर आप हल्के हो तो और हवा के साथ और आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अगर आप देखोगे आप इधर उधर मोशन में, मतलब आपकी स्पीड चेंज होना, अगर फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो ये भी होता है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ब्रेक में भी आप ले सकते हो, ब्रेक कम ज्यादा करोगे तो भी क्या होगा, स्पीड कम ज्यादा होता रहता है दोस्तों। अब फोर्स कैन चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, हम फोर्स का यूज करके डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। चलो एग्जांपल बताता हूं। कैरम खेला है कि नहीं आपने भाई? जब आप स्ट्राइकर से मारते हो तो जो सामने जिसको भी आपको स्ट्राइकर से मारना है उसका स्पीड भी चेंज हो जाता है, वो रेस्ट में रहता है। कैसे रहता है, रेस्ट में रहता है, बेचारा रुका हुआ रहता है, और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। आपने फोर्स लगाया और जिसको आपको चेंज करना है तो उसका क्या होगा, स्पीड भी चेंज हो गया और डायरेक्शन भी चेंज हो गया। तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। ओके, सही बात है, ये तो बताने की जरूरत नहीं दोस्तों। अगर आप कोई भी क्ले ले लो, अगर उसको आप प्रेस करते हो मतलब फोर्स लगाते हो तो उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इन शॉर्ट दोस्तों, आप फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उसका क्या क्या हो सकता है, मोशन, रेस्ट, मोशन में है अगर रेस्ट में तो मोशन में हो जाएगा, मोशन में तो रेस्ट में हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, फिर इसका शेप और साइज को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। कब, जब हम किसी भी बॉडी पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। आपको याद हो जाना चाहिए, दोस्तों जितना चीज मैंने बताया। अब चलते हैं दोस्तों, अब मुझे ये बताओ कि आप इस टाइम, मुझे पता बहुत सारा फोर्स जाते हैं, पर फेमिलियर कितने फोर्स के साथ हुआ, मतलब कितना फेमिलियर मतलब परिचित, कितने फोर्स को आप अच्छी तरह से जानते हो, फेमिलियर कितने फोर्सेस के साथ होता। आप बोलोगे सर ग्रेविटेशन, सही बात है, मैग्नेटिक फोर्स, सही बात है, न्यूक्लियर फोर्स, ओके, और बहुत सारे फोर्सेस है, पर दोस्तों हम इतने के बारे में बात करेंगे। विच टाइप्स ऑफ फोर्स आर यू फेमिलियर विथ यू? ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ाया था 9th स्टैंडर्ड में, पढ़ाया था इलेक्ट्रो नहीं, हाँ पहले अभी अब आगे भी मिलेगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट में मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ। तो बस अब इतना ही याद रखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि अगर मैं पढ़ाने जाना स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को, फिर ये इसी टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिस इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक पावर जनरेट हुआ उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, बट मैं उस पर जाऊंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर मैं उस पर चला गया ना तो ये लेसन यहीं रह जाएगा, क्योंकि मेरी आदत है, क्या बोलते हैं, अंदर का ज्ञान ऐसे निकलने लगता है। तो here 3 forces, first is gravitational forces, second is nuclear forces and third is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके दोस्तों, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई आउट को दोस्तों अभी लेसन स्टार्ट नहीं किया, हमने लेसन के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, क्योंकि लेसन का नाम यही है ना, अभी हम चल रहे हैं, अभी अपने लेसन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अब लेसन की स्टार्टिंग होगी। अब मुझे बताओ कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या जानते हो, आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या क्या आपको पता है, चलो कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ। बहुत देखो दोस्तों, यहाँ एकदम सिंपल तरीके में लिखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए यूनिवर्सल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए यूनिवर्सल फोर्स, हर जगह होता है यूनिवर्सल फोर्स, हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोस्तों। अगर कोई बोल, चलो आगे बढ़ेंगे, पहले द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स, इट एक्ट्स बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन अ यूनिवर्स।
यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। अगर कोई बस बोले ना कि बस अर्थ पे एक्ट होता है तो बोल दो भाई वहाँ, अब मैं उसके बारे में तो ज़्यादा कुछ कमेंट्स नहीं करूँगा। बस कोई बोले कि अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ ये है, उनके दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि ज्ञान की गंगा कितनी बढ़ाई जा रही है। बट ये जो फोर्स होता है ये इट एक्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक्ट होता है वो एक्ट होता है हमारा जो फोर्स एक्ट होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इट एक्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। इट एक्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में जो दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स मेरे लिए क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हो सकता है कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो सकता है कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो, बट ये यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट होता है, और ये जो एक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स। इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। अब एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों वो लिखेंगे, वो देखेंगे, और सेम टू सेम दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट मार लो और फटाफट चीज़ों को लिखते जाओ। अभी पहले समझ लो, जैसे ही वीडियो खत्म होता है, वीडियो खत्म होने के बाद हर का जो जहाँ मैंने स्क्रीनशॉट बोला था वहाँ कर लेना और फटाफट लिख के नोट्स कंप्लीट और आज के आज खत्म कर देना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले बता ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, यूनिवर्सल फोर्स। ओके, ये बस अर्थ के दो ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं होता। ओके, अर्थ का दो ऑब्जेक्ट बस उसी पे एक्ट नहीं होता। यूनिवर्स में जितने दो ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच में जो फोर्स एक्ट होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स एंड इट एक्ट नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में बस ये एक्ट नहीं होता किसके ऊपर, ऑन द अर्थ, बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है दोस्तों, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको ऐसे ही लिखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स। ये कैसा फोर्स है, यूनिवर्सल फोर्स। इट एक्ट नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अर्थ पे बस ये अर्थ पे के दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स नहीं लगता ये, बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, इतने सिंपल वर्ड्स में लिखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, चलो फटाफट बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो पूछूंगा बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स। और ये कहाँ एक्ट नहीं होता, इट एक्ट नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ओके, तो कहाँ एक्ट होता है भाई, पूरी यूनिवर्स में, बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, यूनिवर्सल फोर्स। ओके, ये कहाँ एक्ट होता है, तो डायरेक्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के, जो यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट उनके बीच में जो फोर्स एक्ट होता है। बहुत लोग बस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या समझते हैं पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को बस यही समझते हैं कि जो अर्थ के ऊपर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं कि भाई उसको ही नहीं बोलते, पहले बता देता हूं, उसी को नहीं बोलते, उसी पे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि आपने ये भी सुना होगा ना, मून पे ग्रेविटी कितनी होती है, सुना है कि नहीं सुना है, मेरे को बताओ, सुना है ना। तो आप ये कैसे बोल सकते हो ओनली अर्थ के लिए, नहीं बोल सकते ना। तो प्लीज सही बताओ बच्चों को। तो चलो दोस्तों, ये हो गया हमारा ग्रेविटेशन। ओके, फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस थे हमने सॉल्व कर दिए ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम देखने वाले दोस्तों फोर्स एंड मोशन, देन न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। मुझे पता आपको ये आता है, पर दोस्तों बुक में दिया है तो मैं उसी लाइन वाइज ही जाऊंगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, और फोर्स और मोशन। तो इसके बाद मैं अब इसको लिखने वाला हूँ। चलो दोस्तों, मैं लिखता हूँ और मिलता हूँ अभी। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं फोर्स एंड मोशन। नाम तो सुना होगा आपने। फोर्स मतलब क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसा आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, इसी को क्या बोलते हैं हम, फोर्स। और फोर्स के कारण ही तो क्या क्रिएट होता है, मोशन। विदाउट फोर्स मोशन हो सकता है क्या, बताओ मुझे, लिख के बताओ। हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मैंने बता दिया कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट किस में चला जाता है, मोशन में चला जाता है। किस में चला जाता है, वो मोशन में। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तब रेस्ट में है तो किस में चला जाएगा, मोशन में। मोशन में है तो किस में चला जाएगा, रेस्ट। इसीलिए
हमारा जो मतलब देखो उसमें थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, फोर्स एंड मोशन। फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सही बात है, हमें फोर्स किस लिए चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का मोशन और डायरेक्शन क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए। और मैंने फोर्स का मतलब भी बता दिया। फोर्स आपने पढ़ा होगा 9th में 8th में पढ़ा होगा, when we apply force on any object it accelerate in the direction of force। वो accelerate कौन से डायरेक्शन, अगर मैंने इधर धक्का मारा तो यही जाएगा ना भाई, पीछे थोड़ी जाएगा। हाँ, अगर मेरा स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में कब है तो मैं पीछे जाऊंगा, तो वो मेरे पे क्या लगा रहा है, तो वो मेरे पे फोर्स लगा रहा है। पर मेरे अंदर बहुत दम है, तो मैं अगर इस पे दम लगाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा, फोर्स इधर लगा तो इधर ही जाएगा। और अगर उसके अंदर दम है तब तो मैं इधर जाऊंगा। ओके, तो इसीलिए when we apply force on any object it accelerate in the direction of force। वो कहाँ एक्सेलरेटर होता है, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया वहां होता है। तो दोस्तों न्यूटन्स, आप देखो आपके बुक में ऐसा मतलब एक्सप्लेन करके नहीं दिया है, पर लॉस ऑफ मोशन के बारे में बोला है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ अगर आता है तो आप लिखो। बट दोस्तों बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों आपको आना चाहिए। तीनों बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर तीनों अच्छे से आएगा तभी आगे कुछ अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो भाई इसको समझ लो ना, क्या जाता है 2 मिनट देखने से क्या होता है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले मैं न्यूटन के बारे में बता देना चाहता हूँ। न्यूटन, आइजैक न्यूटन का जो बॉर्न ईयर था वो था हमारा 1642, ये इनका बॉर्न ईयर था। और जब इनका डेथ हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, 1727। तो ये आपके नॉलेज के लिए सब चीज़ें। जो सर आइजैक न्यूटन थे उनका जो बॉर्न ईयर था वो 1642 था, और जिसमें उनका डेथ हुआ था वो ईयर था 1727। और ये इंग्लैंड के थे, आपको सबको पता होगा ये कहाँ रहते थे, इनका बॉर्न कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। जैसे आपको पता है कि इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। क्या बुक का नाम था, ये सब आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये न्यूटन ने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। इस प्रिंसिपिया पे उन्होंने ये लॉज ऑफ मोशन जो मैं बताने वाला हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक, फर्स्ट काइनेमेटिक, सेकंड काइनेमेटिक, थर्ड काइनेमेटिक, आपको पता होगा भाई, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, चीटिंग नहीं करना। ओके, और ग्रेविटी की बहुत सारी थ्योरी के बारे में उन्होंने प्रिंसिपिया करके एक बुक लिखा था। उस बुक में इनके बारे में, इस चीज़ों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, बताया था। किसके बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में, इक्वेशंस के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, और ग्रेविटी के बारे में उन्होंने अपने बुक में, प्रिंसिपिया बुक में लिख के बताया था। अब आगे आप कैप्लार्स के लॉ पढ़ने वाले, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ऐसा पढ़ने वाले मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। बट दोस्तों इसको भी मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया था न्यूटन बाबा ने। भाई न्यूटन बाबा बहुत दिमाग वाले थे। तो न्यूटन जी ने इन तीनों को भी, मतलब कैप्लार्स के फर्स्ट लॉ, कैप्लार के सेकंड लॉ, कैप्लार के थर्ड लॉ, दोस्तों कैप्लार बाकी है आगे, इसलिए बस इतना सुनो। कैप्लार के फर्स्ट लॉ को, कैप्लार के सेकंड लॉ को, कैप्लार के थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन किया था। किसने एक्सप्लेन किया था, न्यूटन ने। पर उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करके बताया था कि मैथ में हम उसको डेरिवेशन के थ्रू कैसे बता सकते हैं, तो उन्होंने उसको भी एक्सप्लेन करके बताया था दोस्तों। यहाँ ये भी नहीं, उन्होंने लाइट के बारे में, साउंड के बारे में, ये सब के बारे में भी न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। ये भी छोड़ो, उन्होंने मैथ के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। मैथ में तो एक नया फील्ड ही उन्होंने जनरेट कर दिया था, इसको बोलते हैं कैलकुलस बोलते। क्या बोलते हैं, कैलकुलस। अभी तो आप 10th में हो, आगे जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे तो कैलकुलस सॉल्व करने के लिए आएगा, तो आपको पता चलेगा फिजिक्स और मैथ में कैलकुलस का यूज़ कितना है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो न्यूटन कितने ज़्यादा टैलेंटेड थे। अब इससे ज़्यादा अंदाज़ा लगाया जा सकता है दोस्तों। तो मैंने बता दिया पूरा, न्यूटन का बॉर्न ईयर कौन सा था, उनका जो डेथ कौन सी ईयर में हुआ, तो ये मैंने बता दिया। अब दोस्तों अब आते हैं अपने, ये सब चीज़ें तो आपके नॉलेज के लिए था। अब आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये भी आपको आता होगा, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, क्योंकि इसकी इनर्शिया होती है। इनर्शिया मतलब उसको रेस्ट में ही रखती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगा। ये हर ऑब्जेक्ट का नेचर होता है। ये हर ऑब्जेक्ट का नेचर होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट ही रहना चाहता है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। ओके, यही तो है, यही तो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और कब तक रहेगा, अगर मैं चलो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन, अगर ये बुक है, ये साइंस का आपका बुक है, ये साइंस का आपका बुक है, ये बुक अगर रेस्ट में है, मैं बोलूँगा भाई आजा,
आजा भाई आजा, आएगा, क्योंकि ये रेस्ट में है। जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं इस पे फोर्स नहीं लगाऊंगा, तब तक ये आने वाला है नहीं आने वाला है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। जिस डायरेक्शन में चलो उसी डायरेक्शन में चलेगा। कब तक? जब तक हम कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई उस ऑब्जेक्ट पे नहीं करेंगे, तब तक वो अपना स्टेट चेंज करने वाला नहीं है। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में, तो तब तक वो अपना स्टेट चेंज करने वाला नहीं है। ओके, तो वही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रिमेन्स एट अ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक मैं उस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करूंगा। तो हम लोग भाई फैन चालू हो जा, फैन बंद है, चालू हो जा, नहीं होगा ना भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी मैंने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ही नहीं किया। रेस्ट में बेचारा मजे से शांत बैठा हुआ है। जब तक मैं यहाँ उस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक वो स्टार्ट नहीं, मोशन में आने वाला नहीं है। तो एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू रिमेन एट अ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। कब तक? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट उसके ऊपर मैं नहीं करूंगा। ओके, तो समझ में आ गया हो दोस्तों, क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा, पर मेरे अंदर थोड़ी ज़्यादा मस्ती है कि चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने का। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आपने ऐसे पढ़ा होगा दोस्तों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 9th स्टैंडर्ड में था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ऐसी था। इसे सामने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन निकाला था, F इक्वल टू ma 9th स्टैंडर्ड में निकाला था। भाई अगर जो मेरे बच्चे होंगे उनको पता होगा, मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, छोड़ा नहीं था, मैंने बताया था। ओके, तो दोस्तों यही तो है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and the change of momentum occur in the direction of force। बताता हूँ, कंट्रोल बताता हूँ। हो सकता है बहुत लड़के 9th में मजा मस्ती करते हैं यार, 10th में आके टेंशन आता है, तो हो सकता है आपको याद नहीं होगा, कोई नहीं, मैं बताता हूँ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना उसका मोमेंटम चेंज होने वाला है। मोमेंटम मतलब सर मोमेंटम मतलब इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा मोमेंटम। क्या मिलेगा? मोमेंटम। और मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मतलब मान लो एक बॉल है, उस बॉल का खुद का मास है और मैं उसको जितना तेजी से फेंकूंगा और मैं स्लो से फेंकूंगा तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या होगा? स्लो होगा। अगर मैं उसी बॉल को जोर से फेंका, ज़्यादा फोर्स लगाया, तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैंने स्लो से फेंका तो मोमेंटम क्या है? स्लो। फोर्स कम लगाया तो मोमेंटम भी कम, फोर्स कम लगाया तो मोमेंटम भी कम, फोर्स ज़्यादा लगाया तो मोमेंटम भी ज़्यादा। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मैं अगर जोर से फेंकूंगा तो क्या होने वाला है? मोमेंटम भी ज़्यादा होने वाला है। अगर मैं स्लो से फेंकूंगा तो मोमेंटम भी क्या होने वाला है? कम होने वाला है। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं उसी में तो चेंज होगा ना भाई। मोमेंटम तो उसी इधर फेंकूंगा इधर थोड़ी मोमेंटम होगा, जिधर फेंकूंगा मोमेंटम वही होगा। तो वही तो लिखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस पे डिपेंड रहता है? कितना चेंज हो सकता है? डिपेंड रहता है हमारे फोर्स पे, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा। अगर कम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम क्या होगा? कम चेंज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, समझ में आ गया दोस्तों, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही। थर्ड लॉस ऑफ मोशन, थर्ड लॉस ऑफ मोशन को इस तरह, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया वापस आएगा। वही तो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो आज तू करेगा वही तुझे रिटर्न मिलेगा, मतलब जैसा तू एक्शन दिखाएगा वैसे रिएक्शन मिलेगा। तो यही तो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया वापस आएगा। जैसा आप करोगे वैसा ही रिटर्न मिलेगा। फिजिक्स तो यही तो है यार, फिजिक्स यही होता है। फिजिक्स मतलब यही होता है कि जैसा आप करोगे वैसा ही रिटर्न मिलेगा। तो ये डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वही तो है ये फिजिक्स।
एवरी एक्शन फोर्स एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। एक्शन जैसा दिखाओगे वैसा ही रिएक्शन मिलेगा। रॉकेट लॉन्च पता होगा, जितना ज़्यादा वो उसके अंदर पावर रहता है, इग्निशन जितना पावरफुल होता है उतना ज़्यादा ऊपर होता है। दिवाली के टाइम आप 5 रुपये वाला रॉकेट खरीदोगे तो लॉन्च उतने ऊपर ही होगा। अगर 100 वाला खरीदोगे तो थोड़ा और ऊपर होगा, और महंगा खरीदोगे तो ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना उसके अंदर पावर रहेगा, जितना वो अर्थ पे जितना ज़्यादा पावर लगाएगा उतना ही ज़्यादा नीचे से उसको क्या लगेगा, फोर्स मिलेगा। ओके, एक्शन एंड सामने से रिएक्शन, और ज़्यादा ऊपर जितना महंगा खरीदोगे दोस्तों। यही तो है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन दोस्तों टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन नहीं दिया है, पर डेफिनेशन प्रदीप सर आपको देंगे। सर्कुलर मोशन, मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। मतलब सर्कुलर मोशन, मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। अब एग्जांपल के साथ समझाता हूं, क्योंकि ऐसे कोई चीजें मजा नहीं आता। मान लो ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। ये अर्थ ऐसे से घूम रहा है, ये इसका क्या हो गया, सर्कल हो गया। मतलब ये सॉरी बोल रहा हूँ, ये सर्कमफरेंस हो गया। सर्कल का क्या हो गया, सर्कमफरेंस हो गया। और इस सर्कमफरेंस पे ये हमारा अर्थ क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल। और सर्कल का ये क्या है, सर्कमफरेंस। और इस सर्कमफरेंस पे कौन घूम रहा है, हमारा अर्थ घूम रहा है। अर्थ घूम रहा है। मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। जो भी सर्कल के सर्कमफरेंस पे, जो भी सर्कल के सर्कमफरेंस पे जो भी मोशन होता है, उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। जो भी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी मोशन सर्कल के सर्कमफरेंस पे होता है, सर्कल के सर्कमफरेंस पे होता है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहाँ मूव हो रहा है, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। मतलब मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल के सर्कमफरेंस में घूम रहा है, जैसे ये अर्थ और एक सर्कल ड्रॉ हो गया, ऑर्बिट, और वो उसके ऑर्बिट पे से घूम रहा है, मतलब सर्कमफरेंस। ये सर्कल, ये हमारा सर्कल है, सर्कल, और ये हमारा सन है, और ये सर्कल बन गया। और ये क्या होता है, इसको सर्कमफरेंस बोलते हैं ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस। और ये जो हमारा अर्थ है इसी सर्कमफरेंस पे घूमता है। मतलब ये जो हमारा अर्थ है, ये क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। वैसे इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, बट मोशन की बात कर रहा हूं इसलिए बस यही बता रहा हूँ, क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ओके ओके, तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, अब सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर बाद में आपको मैं पूछना स्टार्ट करूं, क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चन पूछूंगा तो ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ये फर्स्ट टाइम आपको आया है, हो सकता है मैंने अपने 9th के बच्चों को बताया होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बुक में वाली सेंट्रीपिटल दिया हुआ है, पर मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल भी बता दूंगा प्लस में, एक्स्ट्रा प्लस में। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, force act on any object moving along a circle and it is direct toward the center of the circle. Force act on any object, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जो क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल। मतलब वो कहाँ घूम रहा है, सर्कल पे घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है, सर्कल। सर्कल मतलब उसके सर्कमफरेंस पे घूम रहा है। इट इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, अब एक एग्जाम्पल पहले बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल के साथ हम इसको क्लियर करेंगे। वही आपके बुक का ही एग्जाम्पल दिया, मैं कोई बाहर से नहीं ले रहा हूँ। एक स्टोन ले लो, उस स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांध दो, एक स्ट्रिंग से क्या करो, बांध दो, और उसको ऐसे ही से घुमाओ, ऐसे ही से घुमाओ, ऐसे। चलो मैं ये हाथ मेरा दिखेगा नहीं, मैं ऐसे घुमाता हूँ भाई, घुमाना ऐसे है पर मैं ऐसे से घुमाता हूँ, समझ लो। जब मैं ऐसे घुमाऊंगा दोस्तों, ऐसे उसको घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये उसका सेंटर है, ये क्या होगा, सेंटर है, और स्टोन ऐसे ऊपर घुमाना है, पर मैं ऐसे घुमा के बता रहा हूँ। तो जब मैं ऐसे घुमाऊंगा दोस्तों, तो जो ये इधर, ये मेरा समझ लो ये सेंटर है जहाँ मैं इसको घुमा रहा हूँ,
तो स्ट्रिंग ऐसा मोशन परफॉर्म करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, सही बात है कि नहीं, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। बट दोस्तों फोर्स किधर है, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर है। फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स सेंटर की तरफ, जहां मैंने पकड़ के रखा है स्ट्रिंग को, फोर्स वहां लगता है। फोर्स कहां लगता है, यहाँ। फोर्स अंदर की तरफ लगता है, कहां, सेंटर की तरफ, जहां से फोर्स, यहीं से फोर्स जनरेट हो रहा है ना, यहीं से फोर्स जनरेट हो रहा है। तो फोर्स क्या होता है, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। फोर्स कहां जनरेट हो रहा है, सेंटर की तरफ, तो डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। ओके, और इनकेस मेरे में मस्ती आ गई, मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा था, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, और मैंने छोड़ दिया, अचानक में मैंने क्या किया, छोड़ दिया, अचानक में छोड़ दिया, तो बताओ वो स्ट्रिंग, जो स्टोन बंधा हुआ है, वो स्टोन और स्ट्रिंग कहाँ जाएगा। तो दोस्तों मैं जिधर छोड़ूंगा, अगर मान लो मेरे अंदर इधर मस्ती आई और मैंने इधर छोड़ा, दोस्तों इसी डायरेक्शन में एकदम सीधे स्ट्रेट चला जाएगा। अब जाके फिर ग्रेविटी के कारण नीचे गिरेगा, बोले उस और जाके गिर जाते हैं, बट पहले वो स्ट्रेट जाता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो नीचे गिरता है। ओके, बट वो सीधे जाता है, क्यों, पहले बताता हूँ दोस्तों। पहली बात, यहाँ कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करना चाहता, कोई किसी का चक्कर नहीं काटना चाहता, कोई कभी भी किसी का चक्कर नहीं काटना चाहता, बस किसी अट्रैक्शन के कारण वो उसका चक्कर काटना स्टार्ट करता है। तो यहाँ अट्रैक्शन क्या था, जो मैंने बीच में ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे घुमाया, मतलब फोर्स, मेरी ये फोर्स है, तो वहाँ भी कोई ऐसा फोर्स रहता है जिसके कारण हम चक्कर काटना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ कुछ ऐसा चीज है जिसके कारण हम इसका चक्कर काटना स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स कहाँ है, अंदर की तरफ है ना, इधर ही फोर्स है ना, तो फोर्स क्या है, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। फोर्स कहाँ है, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर, जिसके कारण हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। अब मान लो ये मैंने छोड़ दिया, मैंने फोर्स छोड़ दिया, अब क्या होगा, मैंने बताया कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, कोई किसी का चक्कर नहीं काटना चाहता, बट कुछ फोर्सेस के कारण वो क्या करता है, कुछ अच्छी चीज़ों के कारण वो उसका चक्कर काटना स्टार्ट कर देता है, बट दोस्तों जैसे ही मैं इसको अचानक में छोड़ दूंगा, मैं स्ट्रिंग को छोड़ दूंगा, तो मैंने फोर्स रिलीज कर दिया, तो हमेशा ऑब्जेक्ट सीधा जाना चाहता है, हमेशा ऑब्जेक्ट क्या जाना चाहता है, सीधा जाना चाहता है। बट यहाँ फोर्स लगा जिसके कारण ये क्या हो जाता है, घूम जाता है, फिर ये फिर से सीधा जाना चाहता है, पर यहाँ फोर्स लगा जिसके कारण ये घूम जाता है, फिर से सीधा जाना चाहता है, फिर डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर की तरफ लगे, घूम जाता है, ऐसे करके सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगता है। हर पार्टिकल सीधा जाना चाहता है, बट फोर्स के कारण वो घूम जाता है। देखो फिर से बताता हूँ, हर पार्टिकल कैसे जाना चाहता है, स्ट्रेट जाना चाहता है, बट यहाँ फोर्स के कारण ये थोड़ा सा घूम जाता है, फिर से ये पार्टिकल ऐसा सीधा जाना चाहता है, बट यहाँ फोर्स के कारण ये क्या जाता है, ऐसे घूम जाता है, और ऐसे करके सर्कुलर मोशन पर। बट जैसे ही दोस्तों मैं इस पे से फोर्स रिलीज करूंगा, फोर्स को छोड़ूंगा, तो पार्टिकल जिधर रुका, जहां मैंने फोर्स छोड़ा उसी डायरेक्शन में वो चला जाएगा, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, जहां मैंने छोड़ा उसी से वो एकदम टेंजेंट, यहाँ जो सर्कल, मान लो ये सर्कल है, ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके ये एकदम सीधे स्ट्रेट मोशन में आगे चला जाएगा, एकदम सीधे चला जाए। क्यों, क्योंकि पार्टिकल हमेशा क्या करता है, हमेशा पार्टिकल स्ट्रेट जाने की कोशिश करता है, बट फोर्स के कारण वो क्या परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। बट जब मैंने फोर्स ही रिलीज कर दिया, तो कहाँ जाएगा, वो सीधा स्ट्रेट जाएगा। कैसे जाएगा, स्ट्रेट अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल का जो टेंजेंट है उस तरह से वो सीधा स्ट्रेट चला जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा था, ये भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज था। ओके, इसको चीज़ों को थोड़ा रफ कर देता हूँ। ओके, तो आपको इतना प्रवचन देने में पता ही चल गया होगा कि जो भी फोर्स डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट उसका फोर्स कहाँ है, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। मैंने बताया कि अगर आप कहीं सीधे सीधे जा रहे हो, हर आदमी कैसे जाना चाहता है, सीधे जाना चाहता है, बट कुछ दिखा जिसके कारण वो उसका चक्कर काटना स्टार्ट करता है, तो वो जो दिखा वो फोर्स है, वो क्या है, फोर्स है, इसके कारण ही वो क्या हो जाता है, चक्कर काटना स्टार्ट करता है। और जो फोर्स है वो डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर है, जिसके कारण वो देख के चक्कर काट रहा है, तो उस तरफ है फोर्स, उसी तरफ है ना, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। ओके, मान लो कोई आ गया तो भागना स्टार्ट करेगा, तो भागे क्योंकि हमेशा कैसे चलना चाहता है, क्योंकि फोर्स अब है ही ना, फोर्स नहीं है तो कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। ओके, कैसे जाएगा, स्ट्रेट। तो जो भी फोर्स डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर है, सेंटर की तरफ है, उसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल। कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे फोर्स एक्ट हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव हो रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंड इट इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, बताया मैंने दोस्तों। फिर से ये हमारा सेंटर, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, और इसका जो जैसे मैंने ऐसे घुमाया,
और इसका जो फोर्स होगा डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर होगा। कैसा होगा? डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर, बता दिया वो एग्जांपल के साथ। तो जिस भी बस आपको याद रखने के लिए बस इतना याद रखो, जिस भी फोर्स के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस भी फोर्स के अंदर वो फोर्स कहाँ होगा? सेंटर की तरफ होगा। जो फोर्स सेंटर की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल भी बता देता हूँ दोस्तों, चलो सेंट्रीफ्यूगल भी इसी के साथ में बता देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोस्तों क्या होता है? जो अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, मतलब वो ये इसका फोर्स सेंटर की तरफ होता है, इसका फोर्स सेंटर की तरफ होता है, और कुछ ऐसा होता है जिसका फोर्स क्या होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। एग्जांपल बताता हूँ, गांव में ये पंप देखा होगा आपने, मेरा जगह बहुत छोटा है इसलिए छोटा छोटा ही बनाऊंगा। ये वाला पंप देखा होगा, इस पंप में अंदर फैन होता है, यहाँ से पानी आता है, और ये क्या करता है? ये फैन जब घूमता है तो पानी अवे फ्रॉम द सेंटर जाता है, सेंटर से दूर जाता है। पानी कैसे फेंकता है? सेंटर से दूर फेंकता है ना। पानी कहाँ फेंकता है? सेंटर से दूर। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है। क्या लग रहा है? अवे फ्रॉम द सेंटर। और ऐसा जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। ये अभी आपको नहीं है, मैंने बता दिया। दोज फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है? अवे फ्रॉम द सेंटर, वो हमारे लिए क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो फोर्स टुवर्ड द सेंटर है वो मेरे लिए क्या होगा? टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ, वो मेरे लिए क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, अब आप आंसर देना मुझे। आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन? सही बात है ना भाई, मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे थोड़ी घूम रहा है, मैंने फोर्स लगाया, सही बात है। वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन स्टोन, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग फोर्स उस पर लगा रहे हैं, सही बात है। पहला क्वेश्चन हमें पूछा है आर यू अप्लाइंग फोर्स? यस ना भाई, लगा रहे हैं अप्लाई, तभी तो घूम रहा है। इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स एक्टिंग? फोर्स कौन से डायरेक्शन में? फोर्स कौन से डायरेक्शन में? डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर, उसके कारण ही तो घूम रहे हैं हम लोग। तो फोर्स हमारा डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर है, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर है। हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग? हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग? ओके दोस्तों, इन शॉर्ट मैं पूरी तरह से ये बताना चाहूँगा, अगर आपने स्टोन को, आपने फोर्स को छोड़, मतलब स्ट्रिंग को छोड़ दिया, स्ट्रिंग को क्या किया? छोड़ दिया। और स्ट्रिंग को जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा? फोर्स खत्म हो गया। और फोर्स जब खत्म हो गया तो कहाँ जाएगा? वो स्ट्रेट जाएगा, अलॉन्ग द टेंजेंट जाएगा। ओके, फोर्स हमने रिलीज कर दिया ना, फोर्स रिलीज कर दिया, थोड़ी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तभी तक कोई चीज़ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है जब तक उस पर कोई क्या एक्ट हो? कुछ फोर्स लगे। ओके, तो दोस्तों जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि हमारा मून अर्थ का चक्कर काटता है। और कौन सा चक्कर काटता है? ऐसे है ना, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है? अर्थ है। और ये जो नेचुरल सैटेलाइट हमारा क्या है? मून। और ये इसके सर्कमफरेंस पे क्या करता है? ऐसा चक्कर काटता है। और चक्कर क्यों काटता है? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों काटता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। क्यों चक्कर काट रहा है? बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इसका फोर्स डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर होता है। ये अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, भाई मेरी तरफ देखते रहे, अट्रैक्ट करके रखता है, इसीलिए तो घूमता है डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। तो इसके ऊपर भी, इस मून के ऊपर भी कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट कैसे जाना चाहता है? स्ट्रेट जाना चाहता है। बट बिकॉज ऑफ फोर्स मून परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। इस फोर्स के कारण वो क्या, अगर मान लो ये जो अर्थ है, अर्थ ने फोर्स रिलीज कर दिया, फोर्स नहीं दिया, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करके रखता है। और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब प्लैनेट्स का भी एक दादा है जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, वो है हमारा सन। वो क्या है? हमारा सन। तो सन के चारों तरफ भी सब प्लैनेट घूमते रहते हैं, मतलब सन भी हर प्लैनेट को अपनी तरफ क्या करता रहता है? अट्रैक्ट करके रखता है। तो ये इन सभी पे भी क्या एक्ट होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि ये सभी प्लैनेट जो भी ये सन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है भाई। और इन पे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर, मतलब जो बीच में सन है, सन उन पे सब पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। इन पे लगने वाला सभी फोर्स क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर होता है। क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर होता है। इसलिए देखो, जो जिस लेवल का होता है उस लेवल का फोर्स लगा रहा है। हमारा अर्थ गरीब बेचारा मून पे लगा रहा है, उसको अपनी तरफ खींच के रखा, वैसे ही घूम रहा है। फिर से ये जितने प्लैनेट्स हैं, मून है, उन पे कौन लगा रहा है? सन बाबा लगा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों ये भी एग्जांपल था, मैंने आपको बता दिया कि सन
किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है? मून को। इसीलिए उस पर कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जितने प्लैनेट्स है उन प्लैनेट्स को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है? सन। इसीलिए वो सभी पे भी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक हो गया। अब सबसे पहले मैं चलो आपको आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है केप्लर्स। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ स्टार्ट करने से पहले कुछ केप्लर के बारे में जान लेते हैं। जो केप्लर साइंटिस्ट थे उनके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों इनके बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें फेमस है, बहुत सारी बातें फेमस है कि, और बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें फेमस है कि ऐसा बोला जाता है कि केप्लर जो रात भर वो प्लैनेट और स्टार को ही देखते रहते थे। बाहर निकल के प्लैनेट और स्टार को ही देखते रहते थे। अगर एक एवरेज निकाला जाए, अगर उनके लाइफ पे एक एवरेज निकाला जाए, ऐसे लोग बोलते हैं अगर लाइफ पे उनका एक एवरेज निकाला जाए तो एवरेज में ये निकलेगा कि ज़्यादातर टाइम वो किसको देख रहे थे? बस स्टार और प्लैनेट को ही देखते रहते थे। और वो देख के मतलब उनके बोलते ना, अगर कोई भी चीज़ आप दिल से चाहो और उसको करना चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ों को तुमसे मिलाने के लिए कोशिश करती है। डायलॉग है किसी का, भाई डायलॉग याद नहीं है, पर आप तो समझदार समझ सकते हो। तो दोस्तों क्या था कि वो हमेशा मतलब रात भर किसको देखते रहते थे? स्टार को देखते रहते थे, प्लैनेट को देखते रहते थे। उनके दिमाग में चलता रहता था कि ये मोशन कैसे परफॉर्म करता है, ये कैसे घूमते हैं, ये क्या होता है, इनका ऑर्बिट क्या है, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलता रहता था। और इसी सब चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए उन्होंने बहुत सारा टेलीस्कोप बनाया था। और बहुत तरह के उन्होंने टेलीस्कोप बनाए थे। अब यहाँ तक उनकी वाइफ क्या बोलती थी पता है? उनकी वाइफ ये बोलती थी कि ये जो टेलीस्कोप है ना, ये टेलीस्कोप इनकी फर्स्ट वाइफ है और मैं इनकी सेकंड वाइफ हूँ। अब आप समझ सकते हो भाई कि जब वाइफ ये बात बोलने लगी कि ये टेलीस्कोप इनकी फर्स्ट वाइफ है और मैं सेकंड वाइफ हूँ, तो समझ सकते हो वो आदमी अपने काम के प्रति कितना जोश था कि वो हर चीज़ें मतलब उसके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती थी कि मुझे ये करना है। तो दोस्तों आपके दिमाग में भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको कुछ करना है तो हार्डवर्क ऐसा होना चाहिए कि आपके दिमाग में आपको सोते टाइम भी वही याद आए, वह जागते टाइम भी वही याद आए, तभी आपको सक्सेस पा सकते हो। और सेम टू सेम केप्लर के भी लाइफ में ऐसा ही था। केप्लर भी ऐसे ही थे। वो हमेशा रात भर तो स्टार और प्लैनेट को ही देखते रहते थे। स्टार को तो रात भर देखते रहते थे। और बहुत सारे उन्होंने टेलीस्कोप बनाया था, टेलीस्कोप के भी हेल्प से वो देखते रहते थे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट था, कुछ मज़ेदार चीज़ें थी केप्लर्स के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया। और फिर दोस्तों कुछ उस समय जब केप्लर से तो कुछ डाटा इकट्ठा हुआ था। उस डाटा को उन्होंने अच्छे समझ के उस पर कुछ रिसर्च करके उन्होंने 3 लॉज बनाए जो प्लैनेटरी मोशन, मतलब कि जो प्लैनेट के मोशन को डिस्क्राइब करता है, ऐसे 3 लॉज बनाए थे। वो पहला लॉ था हमारा केप्लर्स फर्स्ट लॉ, दूसरा था केप्लर्स सेकंड लॉ और केप्लर्स थर्ड लॉ। दोस्तों बहुत सिंपल है, बहुत समझने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। और ये केप्लर जो है दोस्तों, चलो बस इतना ही ज्ञान आपको रखता हूँ, इससे ज़्यादा बताऊंगा तो आपको दोस्तों ये सब जो मैंने बताया ये सब लिखना नहीं है, ये बस ऐसे ही समझने के लिए, ये आपके लिए बस जरूरी इतना है। और ख़त्म, ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों। ये वीडियो ख़त्म होने के पहले मैं आपको ये भी बता दूंगा जितना मैंने बताया उसमें से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बेस से ऊपर तक लेके जा रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। पर एग्जाम का एक लिमिट होता है, बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इतना तो हमें पता है। ओके, तो केप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या था? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब दोस्तों क्या है कि द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, ये जो किसी भी प्लैनेट का, जो प्लैनेट जहां घूमता फिरता रहता है, तो किसी भी प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो इलेप्टिकल होता है, मतलब इलिप्स होता है। क्या होता है? इलेप्टिकल ऑर्बिट में होता है। इलिप्स ऐसे ही बनता है ना दोस्तों, इलिप्स ऐसे ही बनता है। ओके, यहाँ थोड़ा डायग्राम मेरा, क्योंकि जगह आपको पता है बहुत छोटा जगह है, इसलिए मुझे इस तरह से बनाना पड़ रहा है। पर आप टेक्स्ट ओपन करके देख सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो दोस्तों हर प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है, केप्लर्स ने ऐसा बोला था कि जो हर प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो ऑर्बिट कैसा होता है? इलिप्स होता है। कैसा होता है? इलिप्स विद द सन। और जो सन होता है, ध्यान दो, ये हमारा किसी भी प्लैनेट का क्या है हमारा ऑर्बिट। और जो सन होता है, आपको पता है, आपको ये चीजें पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, इसलिए इसको फोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फोकाई। ओके, तो इसके 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ, क्योंकि पता है दोस्तों अगर ऐसा बनाने हैं तो ऐसा दो सर्कल बन जाता है। तो इतना मत समझो। तो इलिप्स के 2 सेंटर होते हैं, 2 फोकस होते हैं। क्या होते हैं? 2 फोकस होते हैं और इसीलिए इसको फोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकाई बोलते हैं। तो दोस्तों
और जो सन होता है इस इलिप्स के एक फोकाई पे होता है। ध्यान देना, प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है, मतलब इलिप्स होता है। क्या होता है? इलिप्स होता है। और जो सन होता है वो इसके एक फोकाई पे होता है, मतलब एक फोकस पे रहता है। ओके, तो यही तो केप्लर ने फर्स्ट लॉ में बताया, प्लैनेटरी मोशन जो उसने डिस्क्राइब किया था, तो उसने फर्स्ट लॉ में यही बताया कि जो हर प्लैनेट घूमता है उसका ऑर्बिट कैसे होता है? इलिप्टिकल होता है। कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है। और उसके एक फोकस पे, क्योंकि इलिप्स के पास दो फोकस होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? दो फोकस, इसको फोकाई बोलते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो, याद रखना। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। और थोड़ा मुझे सन को इधर बनाना चाहिए, पर दोस्तों आपको इधर गैप हो जाएगा तो इतना जगह ये इधर छोटा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। प्लीज हाँ, कि आप डायग्राम पे उतना ज्यादा बनाओ, सॉरी ऐसा बना दिया, सॉरी। तो ये क्या, अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये जगह छोटा हो जाएगा, क्योंकि जगह बहुत छोटा है, आपको पता है। जब क्लास में करवाएंगे तो और अच्छे से करवाएंगे, बताएंगे तो मजा आएगा। वैसे डायग्राम तो थोड़ी टेक्स्ट बुक में दिया हो दोस्तों, जो चीजें यहाँ कम पड़ रहा है मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों फिर से केप्लर ने क्या बताया? केप्लर ने ये बताया, पहले लॉ में ये बताया था कि जो भी प्लैनेट है वो कैसे घूमता है, उसका ऑर्बिट कैसा होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। और उसके एक फोकाई पे कौन रहता है? सन रहता है। उसके एक फोकाई पे कौन रहता है? सन रहता है। तो यही तो लिखा हुआ है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज अ इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सन क्या रहता है? उसके एक फोकाई पे रहता है। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना। ओके, ऑर्बिट, प्लैनेट का ऑर्बिट कौन सा होता है? इलिप्टिकल होता है। कौन सा होता है? इलिप्टिकल होता है। सर अभी आंसर दे रहे हो। और सन उसके एक फोकाई पे होता है। यही किसने बताया? हमें केप्लर ने बताया। अब चलते हैं दोस्तों केप्लर सेकंड लॉ। केप्लर सेकंड लॉ दोस्तों ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस इतना ही समझ लेना कि स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बस लाइन समझना है, स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब को अगर यहां देखो हमने क्या किया, एक लाइन ज्वाइन किया किससे? प्लैनेट टू सन के बीच में। तो दोस्तों जितना टाइम उसको यहां से यहां आने में, जितने मतलब 1 घंटे में उसने जितना एरिया कवर किया हुआ है, उतने ही घंटे में यहां से यहां आने में वो उतना ही एरिया कवर करेगा। उतने ही घंटे, मतलब हर जगह जो टाइम होगा t0, मतलब जितने टाइम में उसने यहां जितना एरिया कवर किया, उतने टाइम में यहां भी उतना एरिया कवर करेगा, उतने टाइम में यहां भी उतना ही एरिया कवर करेगा। और यही लॉ क्या था हमारा? केप्लर सेकंड लॉ। क्या था हमारा? केप्लर सेकंड लॉ। केप्लर ने ये बताया था कि जब प्लैनेट इस ऑर्बिट पे घूम रहा है, इस ऑर्बिट पे क्या कर रहा है? घूम रहा है। और घूमते टाइम उसने जितने टाइम में, मतलब यहाँ जितने टाइम में उसने एरिया जितना कवर किया, उतना ही जब यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ में भी उतने ही टाइम में उतना ही एरिया कवर करेगा। उससे ज्यादा एरिया कवर करने वाला नहीं है। सोचो किसने बताया? केप्लर ने, इतने दिन पहले। और आज तो अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे, कोरोना नहीं भगा पा रहे यार, क्या बोले, बंद करके रख दिया। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, देखो लाइन ज्वाइन किया सन और प्लैनेट के बीच में। द सन स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितना ये दोनों के बीच में, देखो ये सन और प्लैनेट के बीच में जितना ये जगह स्वाइप किया, इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल टाइम, सेम टू सेम इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल टाइम। देखो यहाँ ऐसे में जगह बढ़ गया है, यहाँ ऐसे में जगह बढ़ गया, यहाँ ऐसे में जगह बढ़ गया है। तो क्योंकि इलिप्टिकल है ना दोस्तों, तो बस आपको याद यही रखना है, द लाइन ज्वाइन कहाँ के बीच में ज्वाइन करना? प्लैनेट और सन के बीच में। और स्वीप इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही हमें क्या बोला है? केप्लर्स लॉ ने बोला है। क्या बोला है? केप्लर्स लॉ ने बोला है कि अभी सन, ये प्लैनेट, और ये दोनों के बीच में एरिया इक्वल टाइम में इक्वल एरिया क्या करेगा? स्वीप करेगा। यही हमारे लिए क्या? केप्लर सेकंड लॉ। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं केप्लर थर्ड लॉ की तरफ। केप्लर थर्ड लॉ की तरफ जाने से पहले दोस्तों बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसमें जो r है वो r क्या? एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। एवरेज डिस्टेंस, हम यहाँ जो सन का यहाँ से लेके यहाँ तक का प्लैनेट का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का प्लैनेट, देखो यही प्लैनेट ऐसे पूरे पे घूमेगा, पूरा घूमेगा। तो हम हर जगह का नहीं करते, हम हर जगह का प्लस करते, एक एवरेज निकाल लेते। क्या निकालते? देखो यहाँ डिस्टेंस कुछ और होगा, 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 यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। बट हम सभी हर जगह के डिस्टेंस को प्लस कर लेते हैं, प्लस करके उसका क्या निकाल लेते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं। और उसी को हमने डिनोट किससे किया? आर से। ध्यान देना दोस्तों, हमने क्या किया? देखो हर जगह प्लैनेट से सन का डिस्टेंस क्या है? अलग है। प्लैनेट से सन का डिस्टेंस क्या है? अलग है हर जगह।
तो हम हर जगह का अलग अलग नहीं लिखते, हम क्या करते हैं सबको एक साथ, यहाँ जो डिस्टेंस है, यहाँ जो डिस्टेंस है, यहाँ जो डिस्टेंस, यहाँ जो डिस्टेंस, हर डिस्टेंस को प्लस करते हैं, प्लस करके आपको एवरेज पता है, प्लस करके एक एवरेज फाइंड कर लेते हैं कि इतना डिस्टेंस सन से प्लैनेट का इतना डिस्टेंस है, और उसको हमने डिनोट किया आर से। ओके, उससे किससे डिनोट किया, आर से। और ये हमारा क्या है, टी मतलब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ये सब याद रखने का। अब दोस्तों टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बस सिंपल हो गया। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, टी मतलब क्या, पीरियड होता है, क्या होता है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है, क्या होता है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। और टी क्या, टी स्क्वायर है। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, द स्क्वायर ऑफ इट्स, इस पे ध्यान देते रहना, अपने आप डेफिनेशन याद हो जाएगा। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, रेवोल्यूशन अराउंड द सन, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये किसका है, एवरेज डिस्टेंस प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, ये क्या है, क्यूब, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। मीन मतलब एवरेज, मीन मतलब एवरेज। देखो दोस्तों ध्यान देना, ये डिस्टेंस है, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, किसका, प्लैनेट का, कहां से, फ्रॉम द सन तक। टी स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन अराउंड द सन, द स्क्वायर ऑफ इट्स, किसका, प्लैनेट का, किसके बारे में चल रहा है, प्लैनेट के, प्लैनेट के रेवोल्यूशन के बारे में पता चल रहा है। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, सन टी हमारा क्या, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, वो क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। और यही हमारे लिए क्या होता है, जब हम टी स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड किसका, प्लैनेट का, आर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू प्लैनेट, और इसका स्क्वायर, उसको क्यूब फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो अब हम इसको थोड़ा हटा सकते हैं दोस्तों, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते, देखो आर क्यूब डिवाइड में आ गया, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ गया, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आ गया, यहां करके दिखाता हूं, चलो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये मान लो ऐसा है। अब जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा दोस्तों तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ इक्वल, और यहाँ कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो मैंने कांस्टेंट क्या लिख लिया, के लिख लिया, कांस्टेंट क्या लिख लिया, के लिख लिया। तो दोस्तों एक बार और, टी स्क्वायर क्या है, टाइम पीरियड सॉरी स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द कहां से, सन टू प्लैनेट फ्रॉम द सन, प्लैनेट फ्रॉम द सन। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, मतलब टाइम पीरियड, उस प्लैनेट का टाइम पीरियड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके दोस्तों ये मिल गया, और ये इसके आगे सॉल्व किया, और मैंने आर मतलब बता दिया, टी मतलब बता दिया, एक छोटू सा डायग्राम है। तो दोस्तों एकदम सिंपल सा था, इसमें तो बस इतना ही याद रखने का, स्विफ्ट इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें बस इतना याद रखने का कि क्या होता है, प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है, प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, इलिप्स होता है, और जो सन है वो उसके एक फोकाई पे होता है। इसमें ये याद रखना, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो दोस्तों बस इतना याद रखने का, बाकी सब आराम से। ओके तो दोस्तों ये कैपलर्स लॉज ऑफ मोशन भी हो गया, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों देखो अब इसके अंदर जो मैंने आज टॉपिक बताया उसमें आप बोला जाए तो आपको एग्जाम में बस क्या आता है पता है, एग्जाम में आएगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, फोर्स हो सकता है डिफाइन करने के लिए दे दे, पर उतना चांसेस नहीं है। और कैपलर्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बस इतना ही। पर मैंने दोस्तों देखो मैंने लेक्चर को कितना टाइम लिया, मैं चाहता था 15 मिनट का लेक्चर था, 15 मिनट्स का, पर मैंने उसको एक्सटेंड किया क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों जो पीछे बेस था वो भी बताया जाए तो आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, आपने अच्छे से समझ लिया होगा, अच्छे से नोट्स बना लिया होगा। अच्छे, मेरे को तो ऐसा लगा नोट्स अभी वीडियो खत्म होने के बाद बनाओ और अच्छे से समझो, 2-4 बार वीडियो और देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये तो बस बहुत सिंपल और एग्जाम में बहुत आता है। तो इसी के साथ आज का ये फर्स्ट जो हमारा साइंस 1 का फर्स्ट वीडियो था
वो ख़त्म होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ और जल्दी मिलेंगे दोस्तों। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है दोस्तों। और आपको पता ही है, चैनल को लाइक करें। चैनल को लाइक कैसे करेंगे? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को तो लाइक करते होंगे यार, लाइक करेंगे तभी तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को लाइक करेंगे तभी तो वीडियो को लाइक करेंगे। तो वो चैनल को लाइक कैसे करना? दिल में। चैनल को लाइक कीजिए दिल में और बटन दबाइए, वहाँ जो निशान दिखाई दे रहा है उस पर, और शेयर पे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।